नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने देखा, सपोज वी हैव टू मासेस, एक कैपिटल एम एंड ए स्मॉल। हमने देखा कि इस एम ने इस पे फोर्स लगाया, स्मॉल एम ने कैपिटल एम पे फोर्स लगाया। तो सवाल ये कैसे लगा फोर्स, ठीक है ना। तो हमारा ये मानना है कि फोर्स लगा है तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। आप इस मॉडल को ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि मान लीजिए एक ये साउंड प्रूफ केबिन है आपका, यहाँ पे एक आदमी हाथ में बंदूक लेके खड़ा है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा था। आप केबिन के बाहर से देख रहे हैं और अचानक से आप क्या देखते हैं, जो आदमी खड़ा था सामने एक बंदूक लेके और ये दूसरा जो आदमी खड़ा था बिना बंदूक के, अचानक उसके यहाँ से खून निकल जाता है, ठीक है ना। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछूं क्या हुआ होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर उस आदमी ने गोली चलाई होगी, गोली लगी होगी इसलिए उसके खून निकल गया। अब ध्यान से सुनिए, आपने क्या बोला? सर उसने गोली चलाई होगी, गोली लग गई, उसके खून निकला होगा। क्या गारंटी है कि उसने गोली चलाई होगी? ये भी तो हो सकता था कि उसने अपने अंदर यहाँ पे कोई गुब्बारा रखा हो, गुब्बारा फोड़ दिया हो। कहने का मतलब ये कि हम इफेक्ट देखते हैं, हमको समझ में आता है कि यहाँ से खून निकला और उसके हिसाब से हम अपनी थ्योरी डेवलप कर लेते हैं कि अच्छा अगर खून निकला है तो जरूर गोली चली ही होगी। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इफेक्ट देखते हैं कि इस मास को अट्रैक्ट किया गया, इस मास को खींचा गया, तो हम कहते हैं इस मास एम ने ही इसको खींचा होगा, कुछ तो किया। तो हम बोलेंगे इसने क्या किया होगा, तो हम कहेंगे इसने अपने चारों ओर कुछ क्रिएट कर रखा है। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं इस कैपिटल मास एम ने अपने चारों ओर कुछ क्रिएट कर रखा है। अब वो कुछ को मैं कैसे दिखाऊं? एक्चुअली जो कुछ है, जो चीज क्रिएट हुई है, वो देखने लायक चीज नहीं है, उसे आप छू नहीं सकते, उसे आप सूंघ नहीं सकते, उसे आप टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो दिखती नहीं है, उसकी कोई खुशबू नहीं है, ठीक है, उसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो अब सवाल है मैं आपको क्या बोलूं, मैं बोलूं लेकिन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, कि मतलब इसने अपने चारों ओर जो क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से दूसरे मास पे क्या लग सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम कहते हैं इस मास से अपने चारों ओर क्या क्रिएट कर रखा है, कुछ क्रिएट कर रखा है, उस कुछ का नाम हमने क्या रख दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आप कहेंगे सर फिर इस छोटे एम ने इस पे कैसे लगाया, तो हम कहेंगे इसने भी अपने चारों ओर कुछ क्रिएट कर रखा है और वो फोर्स लगाने वाला कौन है, कुछ। तो आपको ये समझना होगा, ये जो फिजिक्स में कुछ है ये किसी को नहीं पता होता है। हम बस इंट्यूशन रखते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ इस तरह की क्वांटिटी होना चाहिए, और उसके बाद उसको हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट बताने वाले हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग लोग रहे होते हैं, क्योंकि ये टेस्टेड हैं, वेरीफाइड हैं, इनके बेसिस पे हम बार बार प्रेडिक्शन करते चल रहे हैं, वो प्रेडिक्शंस हमारे सही होते चल रहे हैं। तो हमको लगता है कि हाँ जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी दिन ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे होते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब हमको पता चलता है कि जो हमने पढ़ा था वो या तो पार्शियली करेक्ट था या शायद करेक्ट ही नहीं था, और ये कहानी चलती रहती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड सिंपली क्या हुआ, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ मास। इस मास को आप सोर्स मास कह सकते हो, इन विच अनदर मास, इसको आप टेस्ट मास कह सकते हो, कैन एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल इफेक्ट। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, कहाँ से होता है, हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारे लिए अब ये जरूरी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है ना। आप मुझे कहोगे सर आप दिखाइए, महसूस कराइए, मैं कहूँगा बेटा ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तो आप कहेंगे सर आप फिर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूँगा बेटा मैं पढ़ा कर रहा हूँ, तुमने बोला तुम मेरी क्लास में हो, तुम देख रहे हो, तुमको नहीं देखना उठ के चले जाओ, खत्म बात। जैसे आप यहाँ पे वीडियो पे लेक्चर दे रहे हैं, आपको लगता है कि अरे सर को तो पता ही नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या, और अब सर आगे बढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पे, सर तो गधे आदमी है ना। तो मैं क्या कहूँगा, बड़े वीडियो बंद कर दो, कौन सा किसी ने तुम्हारे माथे पे बंदूक रखी हुई है। तो हमारा इस बात पे इंटरेस्ट है नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे क्रिएट हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। हमको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और इसको पढ़ने के ह्यूमंस ने, हम लोगों ने 3 तरीके डिजाइन कर रखे हैं। एक होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये वेक्टर मेथड है, एक होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये स्केलर मेथड है, और तीसरा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ये ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने का डायग्रामेटिक तरीका है। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे 12th क्लास में हमारा पहला चैप्टर कुछ शुरू हुआ था इलेक्ट्रोस्टेट वाला। तो वहां पर भी कुछ इसी तरह की बातें होती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, गॉस लॉ। तो हाँ बेटा आप ध्यान से देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर बिल्कुल एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि चार्ज 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और वो अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, जबकि ग्रेविटेशन में सिर्फ एक ही तरह का मास होता है जो कि हमेशा अट्रैक्ट करता है, वरना
जो बेसिक थीम है वो 60% मैच करती है। सारे ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैट में पूछे जा सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैट के सारे क्वेश्चन ग्रेविटेशन में पूछे जा सकते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डील करना है, पोटेंशियल को कैसे डील करना, फील्ड लाइन। एक्चुअली ग्रेविटेशन चैप्टर में हमसे उम्मीद नहीं करी जाती है कि हम फील्ड लाइंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं या गॉस लॉ की बात हम ग्रेविटेशन में करें। गॉस लॉ की बात हमको ये सिखाया गया है कि हमेशा किस पे करिए, इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में। जबकि मैंने एक गॉस लॉ पे जो वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे डाला था, उस पर क्लियर कट मैंने आप लोगों को बताया भी था कि गॉस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया ही नहीं। गॉस लॉ का जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले एक्चुअली फ्लूइड डायनामिक्स से आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। एक सोर्स मास है, हमने एक टेस्ट मास लिया आर सेपरेशन पे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली force experienced by this test mass per unit test mass. Condition: the mass of test mass is very very small. क्यों बेटा? क्योंकि हम इसका फील्ड चेक कर रहे हैं, तो इसका भी फील्ड है और इसका भी फील्ड होगा, तो हम नहीं चाहते कि इसका फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करे। जैसे आप ये समझिए कि अगर मैंने यहाँ पे अपने हाथ में एक गन रखी है और सामने कोई खड़ा है और मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो गन की बुलेट है इसकी ताकत कितनी है, जो बुलेट निकल रही है, और सामने वाले के हाथ में अगर मैं एक राइफल रख दूं, तो आजकल तो रामायण महाभारत ही चल रही है सुबह शाम, तो देखते थे ना, एक तीर यहाँ से चला एक तीर यहाँ से चला फिर टकराएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं चला कि इस तीर में कितनी ताकत थी, तो मैं क्या करूंगा, जब यहाँ से तीर छोड़ूंगा तो सामने वाले के हाथ में कुछ नहीं रखूंगा ताकि तीर लगे और पता चले कि इस तीर की ताकत कितनी थी। तो हम टेस्ट मास को हमेशा छोटे से छोटा रखेंगे, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं gravitational field intensity is force experienced by a unit mass is the gravitational field intensity of source mass m at that point। तो अगर आपको इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालनी है तो आप देखिए कि ये जो एक यूनिट मास ले लीजिए, देखिए कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो आई का फॉर्मूला निकल आएगा फोर्स अपॉन मास, एम नॉट कट जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए देखिए, जो इसका रेडियल वेक्टर था वो रेडियली आउटवर्ड था, लेकिन ये m इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम कहेंगे इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स द सोर्स मास। इसलिए वेक्टर फॉर्म पे हम इसको कैसे लिख लेंगे, I इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर। ये माइनस ये बताने के लिए है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज टुवर्ड्स द सोर्स मास, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझो, इससे आपका टाइम भी काफी सेव हो जाएगा और हमको अननेसेसरली एक ही प्रॉब्लम को दो बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने जब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताई तो मैंने आपको क्या बोला, फोर्स निकालिए और फोर्स को m नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि फंडामेंटल क्या था, विच इज मोर फंडामेंटल, फोर्स और इंटेंसिटी, तो यहां से आपको ऐसा लगा कि ये फोर्स फंडामेंटल था, क्योंकि हमने फोर्स पहले निकाला और फोर्स के बेसिस पे हमने क्या निकाली, इंटेंसिटी। बट आप जरा सा लॉजिकली सोचिए, कोई बंदूक और गोली वाला एग्जांपल लें और हम आपसे पूछें कि पहले ज़्यादा फंडामेंटल या पहले क्या चीज़ हुई, कौन कॉज है कौन इफेक्ट है। तो ध्यान रखिए, मेरे हाथ में बंदूक थी, सामने एक आदमी खड़ा था और अचानक उसके खून निकल जाता है, यानी कि फोर्स लगता है। लेकिन फोर्स लगने से पहले क्या चली, गोली, यानी कि बुलेट पहले चलती है बेटा, उसका इफेक्ट क्या है, फोर्स। तो हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो एम मास है, इस एम मास ने अपने चारों ओर कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस एम मास ने अपने चारों ओर कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है, और इस क्रिएट करने के लिए इसको एम नॉट की जरूरत नहीं है। यानी दिस टेस्ट मास इज नॉट essential for the creation of field, but ये किसके लिए जरूरी है, it is essential for the डिटेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे अगर सामने कोई होता ही नहीं, मैं हवा में गोली चलाऊंगा तो क्या पता चलेगा कि गोली चली नहीं चली, गोली चली पता कब चलता है, जब किसी चीज पर डैमेज होता है। तो इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस मास की इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चाहे एम नॉट हो चाहे ना हो, वो तो उसको क्रिएट कर ही रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, फोर्स तो किसी पे लगा ही नहीं, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अपने आप में फंडामेंटल है। बस होता क्या है बेटा, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सारे क्लासेस में, सारे उसमें किताबों में क्या होता है, सबसे पहले फोर्स बता देता है, उसके बाद फील्ड बताता है। आप ऐसे सोचो, पहला लेक्चर मैंने लिया ही नहीं होता,
ये फर्स्ट लेक्चर होता और इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपसे कहता हूं कि एक मास अपने चारों ओर कुछ क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेक्चर 1 में भी यही हुआ, मैंने आपको बोला दो मासेस के बीच कुछ लगता है और उसको मैंने बोला उसे फोर्स कहते हैं। लेकिन क्या था, क्योंकि फोर्स आपने क्लास 7th 8th 9th से सुन लिया तो आपको ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बोला एक मास अपने चारों ओर कुछ क्रिएट करता है ग्रेविटेशनल, उसे क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और अगर इस जगह पे कोई दूसरा मास m0 आ जाता है तो उस पर फोर्स लगेगा m0 टाइम्स इंटेंसिटी। अब आप देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी क्या लिख रहे थे F/m, यहाँ F क्या लिख रहे हो m0I। कहने का मतलब ये बेटा कि आप अगर इंटेंसिटी निकाल लेते हो, अगर m मास की यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल देते हो और मैं यहाँ पर एक m0 मास रख दूं तो फोर्स निकालने के लिए खाली I के आगे m0 चिपकाना है। और अगर आप दो मासेस के बीच का फोर्स निकाल लेते हो, इस मास को उस एक्सप्रेशन में से हटा दोगे तो इसका फील्ड पता चल जाएगा, इसको हटा दोगे तो इसका फील्ड पता चल जाएगा। तो मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि दो मासेस के बीच फोर्स निकालने वाले क्वेश्चन या फिर किसी मास की इंटेंसिटी निकालने वाला क्वेश्चन एकदम सेम होता है। देखिए ये m मास है, मैं आपसे पूछूं इसकी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, आप बोलेंगे gm/r²। ठीक हो गया। मैंने कहा यहाँ पे m0 मास रख दिया, इस m0 पे कितना फोर्स लगेगा, आपने कहा gm/r²। एक्चुअली इंटेंसिटी और ये क्या है m0 है, तो आपने पहले इंटेंसिटी निकाल के क्या कर दिया, फोर्स निकाल दिया। या मैं आपसे क्या बोलता, ये m और m मास हैं r0 सेपरेशन पे, इनके बीच का फोर्स कितना होगा, आप कहते सर फोर्स इतना होगा, मैं कहता मुझे m की इंटेंसिटी बताओ, तो आप कहते अच्छा सर m0 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा gm/r²। तो हो अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि आप चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, दोनों सवाल एक ही तरह के होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो अननेसेसरीली हमको दो जगह पे सवाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे जैसे फोर्स वाले केस में था I बराबर gm/r² है, इसकी वैलिडिटी कहाँ कहाँ पर होगी बेटा, एक पॉइंट मास के केस में, स्फेरिकल मास पढ़ना है डिटेल में, कुछ कंडीशंस हैं, और जब आप बहुत ही किसी ऑब्जेक्ट से दूरी पर चले जाएं, यानी L लेंथ की रॉड हो और R पॉइंट पर आप पूछा लेकिन R L से बहुत बड़ा हो, जैसे L हो मीटर 1 मीटर और R हो हजारों किलोमीटर, तो वहां पर यह पॉइंट मास की तरह काम करेगा। बेसिकली हमको देखना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ स्फेरिकल मासेस। तो यहाँ पे हम शेल थ्योरम देखेंगे, दो केसेस में हम पढ़ेंगे, एक यूनिफॉर्म थिन शेल यानी जो हॉलो होगा, तो ये r रेडियस का और m मास का एक थिन शेल है। हमारे पास 3 पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं, एक गोले के अंदर यानी वो पॉइंट्स जो कि गोले के अंदर हैं, वो पॉइंट्स जो कि गोले के बाहर हैं, और वो पॉइंट्स जो कि सरफेस पर हैं। गोले के अंदर फील्ड विल बी 0, आउटसाइड फील्ड विल बी gm/r² और सरफेस पे gm/r कैपिटल R²। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आउटसाइड पॉइंट पे आपने यहाँ से यहाँ की दूरी देखी gm/r²। अगर इस शेल की जगह मेरे पास एक पॉइंट मास होता m मास का तो भी उसका फील्ड इतना ही होता। यानी हमको सीखना यह है कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स दिस शेल कैन बी रिप्लेस्ड with a point mass m at the center। ये हमको मेन चीज सीखनी है कि शेल के केस में आउटसाइड पॉइंट के लिए आप पूरे शेल को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक पॉइंट मास से, और ध्यान रखेंगे कि गोले के अंदर फील्ड हमारा 0 होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। यहां से बेटा एक क्वेश्चन आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनने वाली है। तो दैट मीन्स कि हम शेल के अंदर आते हैं तो E 0 है, 0 है, 0 है, जस्ट सरफेस के अंदर की तरफ 0 है, और जैसे हम सरफेस पर पहुंचे ये gm/R² और बाहर gm/R² हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझ में आया कि दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ये E लिख दिया, इसको आप I कर लेंगे। एक्चुअली यही दिक्कत होती है, इतना कॉमन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप सबको I, दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो जो I है दैट इज डिसकंटिन्यूअस एट द सरफेस। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए गोले के जब तक अंदर है
तब तक फील्ड 0, और उसके बाद यहाँ पर आर स्क्वायर, और उसके बाद ये इस तरह से कर्व बनाता हुआ खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये नीचे से क्यों आ रहा है? नीचे से इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि ई आई का जो एक्सप्रेशन है वो आपने क्या कर लिया है, GM अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, क्योंकि आर आउटवर्ड आप पॉजिटिव ले रहे हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो आप नीचे से आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए भैया, नीट के एग्जाम में क्या होता है, आपको बेस्ट चॉइस चुननी रहती है। मान लीजिए आपको शेल दिया और शेल के ग्राफ दे दिए। अब आपको इस तरह से ग्राफ मिल रहा है कि आपके पास ये, ठीक है ना। अब आपको ग्राफ दिखा ये ऐसा भी दिखा, ठीक है ना, और बाकी कुछ आपको ऐसे दिख गए, कुछ आपको ऐसे दिख गए, ठीक है ना। और एक ग्राफ आपको दिख रहा है 0 और फिर यहां से ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर क्या लिखा है। अगर ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है I वर्सेस R, ये, ठीक है, तो देखो क्या होगा बेटा, इनमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, इनको तो हम हटाते हैं, ठीक है ना, ये तो ओके है, इनमें कोई हमको कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं होने वाला है। इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो मैंने बोला ओके ग्राफ कौन सा है, दिस ग्राफ इज करेक्ट ग्राफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेक्टर लगा है। अब अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, और इसकी बजाय कोई और ऑप्शन होता, सपोज इस तरह से, ठीक है ना। अब आप क्या देख रहे हो कि हो सकता है ऊपर तीर लगा है, नहीं लगा है, लेकिन हमको बेस्ट पॉसिबल चॉइस चुननी है, तो वहां पर ये चुन लेंगे। हाँ, अगर एग्जामिनर ऐसे रख दे तो फिर कहने क्या, क्योंकि अब हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। तो ध्यान रखना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि वहां पे जो हमारा रेफरेंस चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा वो रेडियली अवे होगा। तो वहां पे जब आप ई लगाएंगे तो ई के ग्राफ ऐसे बनेंगे, लेकिन ग्रेविटेशन में सारे ग्राफ मिरर इमेज में चले जाएंगे, वो नीचे की तरफ से आ जाएंगे। अगर ये वाली चॉइस नहीं है तब आप इस वाली चॉइस पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको बोल सकते हैं शेल थ्योरम 2, दैट इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड यूनिफॉर्मली सॉलिड बॉडीज। अब आप देखो, ये अंदर के पॉइंट पे मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट के अंदर की दुनिया ये ब्लैक वाली कर दी। अब आप ऐसे समझो, ये सबसे बाहर एक सॉलिड स्फीयर आप कैसे जनरेट करोगे, एक फुटबॉल ले लो, उसके जस्ट अंदर एक छोटी फुटबॉल ले लो, फिर छोटी फुटबॉल ले लो, फिर छोटी ले लो, फिर छोटी ले लो, तो इस तरह से छोटा छोटा होते होते एक सॉलिड गोला बन जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा था कि एक शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। तो सबसे बाहर से शुरू करते हैं बेटा, सबसे बाहर वाले से शुरू किया 0, फिर अंदर वाले से शुरू किया 0, फिर अंदर वाले से किया 0, फिर 0। तो इस तरह से आप आते जाओ अंदर को, ठीक है ना, आप इस तरह से अंदर की तरफ आते जाओ, और जब तक आप इस ब्लू पॉइंट के पास नहीं पहुंच जाते, जितने भी शेल बनेंगे उन सब की इंटेंसिटी कितनी होती जाएगी, ये देखो, इन सब की इंटेंसिटी कितनी होती जाएगी, ये यहां तक आप पहुंच गए। तो इन सारे शेल की, चाहे वो 100 हो, चाहे हजारों, चाहे गिनना पाओ, इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। और बाकी जो अंदर काला वाला बचा उसके लिए सरफेस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मान लेते हैं कि यहां से ये दूरी r है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पूरे सॉलिड का मास अगर m है, तो ये जो गोला अंदर से निकला इसका मास मान लो क्या हो गया, m डैश यहां पर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, r। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी gm अपॉन r क्यूब, इसको m डैश कर देते हैं। और m डैश क्या है, m डैश को अगर मैं ऐसे लिखूं m एनक्लोज्ड, तो शायद अब आपका थोड़ा सा ध्यान बटा, क्योंकि अब आप कहेंगे सर ये एनक्लोज तो हम लोग क्लास 12th में गॉस थ्योरम में सुना करते थे। तो बेटा एकदम सही बात है, मैंने आपको बोला गॉस थ्योरम एक्चुअली ग्रेविटेशन में भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में हमको नहीं बताया जाता है तो हमको थोड़ा सा अजीब लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सॉलिड के लिए, ठीक है ना, तो अंदर के पॉइंट पर, यानी कि जब हम सॉलिड के लिए देखेंगे तो अंदर के पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिर्फ उस गोले से कंट्रीब्यूट होगी जो कि एनक्लोज्ड होगा, और बाहर के पॉइंट के लिए अभी भी वो वैसे ही बिहेव करेगा gm अपॉन r स्क्वायर, जैसे कि पहले
पॉइंट मास के लिए कर रहा था, यानी सॉलिड के लिए अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो इंटेंसिटी आपकी वो gm/r² ही देगा, यानी कि उसको आप पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए दैट इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट मास। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि इसी पे बेस होकर हम जी की वैल्यू निकालेंगे, तो उस वक्त हम दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बेटा एक ही चीज होने वाली है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो उसमें हम इस चीज को दोबारा नहीं करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं बेटा। ये हमारा सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस r है और मास कैपिटल M है। हमको गोले के अंदर r पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोला गया है। हमको पता है I is g m'/r², तो सारा गेम इस m' को पता करने का है। अब देखो होता क्या है, आपका जो क्वेश्चन है, गोले के 3 पैरामीटर्स हैं, गोले का मास, गोले का रेडियस और गोले की डेंसिटी। इनमें से किन्हीं भी 2 टर्म पे आपको आंसर निकालने को बोल सकता है। ठीक है, जैसे डेंसिटी क्या हो जाएगी m/4/3 πr³। तो m' आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू 4/3 जो गोले का वॉल्यूम है। यहां से I बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको आप रीअरेंज कर लोगे तो 4/3 पाई ρg r आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये टर्म कांस्टेंट रहेगा, चाहे 4/3 पाई ρg, अगर आप r अंदर बाहर कहीं भी जाओगे तो गोले का मास चेंज होगा, बट गोले की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स अंदर के पॉइंट्स के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और अगर आप आंसर रो और पाई पे नहीं निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे आंसर में m आए, तो भी आपके पास ऑप्शन है। आप यहां से जो m' निकाल रहे हो, आप रो को m/4/3 πr³ कर लेंगे तो ये कट जाएगा और आपका m' कितना आ जाएगा, m r³ और यहां से सारा कट पिट करने के बाद I बराबर gm/r³ इंटू r आ जाएगा। और फिर से ये पोर्शन कांस्टेंट है, यानी कि I इज प्रोपोर्शनल टू इतना। बेसिकली ये चीज और ये चीज सेम है। अगर आप यहां से रो की जगह, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूं, अगर आप यहां से 4/3 पाई रो की जगह फिर से क्या डाल दो, m/4/3 पाई r³ g, तो बचा क्या, देखो बेटा 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बचा क्या आपका gm/r³। ठीक है, तो चाहे आप इसको याद रखिए चाहे आप इसको याद रखिए, बात एक ही। बट होता क्या है, जब हमसे कोई पूछेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को क्या लिखना है, तो नॉर्मली हमको क्या पसंद आता है, gm/r², जैसा मैंने अभी लास्ट लेक्चर में फोर्स वाले क्वेश्चन में पढ़ा तो बताया था आपको। लेकिन इसी मास को अगर हम डेंसिटी के टर्म पे लिख दें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, g डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³ r²। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हम गोले के बाहर की दुनिया में हैं, तो आप m की जगह ये लिख दोगे तो फॉर्मूला आपका बदल जाएगा। बट ये फॉर्मूला आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि इस तरह के चीजें आपने छोटी क्लासेस से नहीं पढ़ी। आपको ये इजी लगता है, इसलिए इजी लगता है क्योंकि आपके टीचर ने बार बार आपको यही चीज पढ़ाई है। लेकिन मेरा कहना यह है कि एक ही फॉर्मूले को आप डिपेंडेंस कर, जैसे आप ऐसे देखो ना, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम mv होता है, बट मोमेंटम को आप √2m के भी तो लिख सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, काइनेटिक एनर्जी को आप p²/2m भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, हमारा डिस्कशन अब सारा इस बात पर होगा, गोले के 3 पैरामीटर्स होंगे, मास, रेडियस, डेंसिटी। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जोड़े बनाएंगे, मास और रेडियस पे निकाल सकते हैं, रेडियस और डेंसिटी पे निकाल सकते हैं, या मास और डेंसिटी पे निकाल सकते हैं। यानी अगर आगे चल के हम स्मॉल जी की कैलकुलेशन भी करने वाले हैं तो स्मॉल जी के हम 3 फॉर्मूले आपको दे सकते हैं। हालांकि आपका सबसे कॉमन फॉर्मूला होगा m और r वाला, बट बेटा एग्जाम में m और डेंसिटी और रेडियस और डेंसिटी वाला भी पूछता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी चाहिए। खैर, अभी के लिए हमको समझ में आ गया कि सॉलिड स्फीयर के केस में फॉर इनसाइड पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो यहां पे देखेंगे बेटा, अब अंदर के पॉइंट पे फिर से थोड़ा e हो गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई। अब मैं कहीं पे e लिख भी दूं तो आप टोकिएगा मत, कि कमेंट मत करिएगा, ठीक है ना, इधर उधर से कि सर आपने किया था। ये आई है, gm/r³, यानी स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन बनेगी और बाहर के पॉइंट पे gm/r³। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म पे करेंगे तो इंटेंसिटी अंदर की तरफ होने वाली है, यानी कि माइनस का साइन रहेगा। तो अगर मुझसे इसका ग्राफ पूछता है तो पहले स्ट्रेट लाइन, यानी 0 से शुरू हुआ सेंटर पे, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन
नेगेटिव है इसलिए हम नीचे को आ रहे हैं, और उसके बाद वापस कम होता हुआ 0। और अगर ये वेक्टर के साथ नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे, तो ये ग्राफ भी चला जाएगा बताने के लिए कि पहले r के साथ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, सरफेस पे कितना हो जाएगा gm/r², और उसके बाद वापस घटने लगेगा। इस वाले हिस्से में इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r², इस वाले हिस्से में इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r। एक चीज और देखेंगे, अगर आप अंदर से आ रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज, अगर इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो फिर माइनस हटा दें, ठीक है ना। आप r को कैपिटल R पुट करते हैं, यानी सरफेस पर आ जाते हैं, तो इसको r पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा gm/r², और बाहर से इसको r करेंगे तो gm/r²। दैट मीन्स आप चाहे अंदर की तरफ से आइए चाहे बाहर की तरफ से आइए, सरफेस पे आपको फील्ड मिलेगा। दैट मीन्स सॉलिड स्फीयर के केस में जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो अगर इसको फटाफट समराइज करें तो हमारे पास कुल मिलाकर दो चीजें आई, एक शेल यानी कि एक हॉलो और एक सॉलिड, ठीक है ना। दोनों के केस पे हमने ग्राफ देखा, तो यहां पर आपका E कितना हो रहा था 0, यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यहाँ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर आप वेक्टर फॉर्म पे ग्राफ ड्रॉ करते तो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था यहाँ तक, और इसके बाद ये डिसकंटिन्यूअस था। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ कर रहे थे ग्राफ, तो आपका ग्राफ ये और ये, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन दोनों में सेम आएगा, यानी आउटसाइड पोर्शन जहां पे r इज ग्रेटर देन r हो रहा है, दैट इज सेम फॉर बोथ द केसेस, यानी चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। फॉर आउटसाइड पॉइंट इट विल बिहेव एज अ पॉइंट मास एट द सेंटर, ठीक है ना। हॉलो के केस में अंदर फील्ड 0 होगा, हॉलो के केस में अंदर फील्ड 0 नहीं होगा। इनफैक्ट जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की ओर बढ़ेंगे फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक। तो होप ये वाला क्वेश्चन आपका काफी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम, क्योंकि समझ गए हैं इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स निकालना मोर और लेस एक ही चीज है, तो इसमें हम अब एग्जांपल्स करेंगे ताकि जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको हम मजबूती से समझ सकें।